सफल शिकार और भोजन को सावधानी से जमा करने के बाद जीवन स्थिर हो जाता है, बहुत ज्यादा स्थिर। एक रात जब कबीले के लोग आग के चारों ओर सो रहे होते हैं, तो एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। धुएं में पकाकर रखे गए मांस के भंडार जितनी तेजी से खत्म होने चाहिए, उससे कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं। ताकतवर योद्धा अपने हिस्से से ज्यादा ले रहे हैं और कमजोर लोग, बच्चे बुजुर्ग, पीछे धकेले जा रहे हैं। पहली बार खतरा बाहर से नहीं है, ये भीतर से है। अचानक एक जोरदार चीख सन्नाटे को तोड़ देती है। अरु एक भूखे बच्चे और एक विशालकाय योद्धा के बीच खड़ा है। आवाजें ऊंची होती हैं, पंजे चमकते हैं, फिर खून बहता है। सब कुछ बदल जाता है। तभी उसे यह बात समझ आती है, अब जिंदा रहना समस्या नहीं है, अब समस्या है नियंत्रण। अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह कबीला किसी राक्षस के हाथों खत्म नहीं होगा, ये खुद ही खुद को खत्म कर लेगा। सुबह होते होते वह एक ऐसा फैसला लेता है जो यहां किसी ने कभी नहीं लिया था। वह नियम बनाता है, सुझाव नहीं, सहज वृत्ति नहीं, कानून। कबीले में असमंजस फैल जाता है। ताकतवर लोग पहले खाना क्यों ना खाएं, कमजोरों की रक्षा क्यों की जाए? तो वह उन्हें समझाता है, कमजोर बच्चे भविष्य के शिकारी बनते हैं, जख्मी योद्धा ठीक होकर और भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटते हैं। भोजन पर नियंत्रण अकाल पड़ने पर जिंदा रहने की गारंटी देता है। सन्नाटा छा जाता है, फिर सरदार आगे बढ़ता है और सहमत हो जाता है। उस पल से सब कुछ बदल जाता है। भोजन बराबर बराबर बांटा जाता है। जख्मियों का इलाज सबसे पहले किया जाता है। शिकार के लिए जाने वाले दलों की योजना सोच समझकर बनाई जाती है। अब यह सिर्फ एक कबीला नहीं रहा, यह एक समाज बन गया है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। एक दिन वह उनके सामने खड़ा होकर कहता है, अब हम सिर्फ शिकार ही नहीं करते, हम निर्माण भी करते हैं। शुरू में वे हंसते हैं, तो वह उन्हें करके दिखाता है। आश्रय स्थल खड़े हो जाते हैं, लकड़ी की झोपड़ियां जो गुफाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। सोने के लिए बनाए गए ऊंचे चबूतरे उन्हें जमीन की ठंडी और नमी वाली सतह से ऊपर रखते हैं। आग अब बेकाबू नहीं रही, उस पर नियंत्रण है। खाना पकाने, गर्मी पाने और चीजें बनाने के लिए अलग अलग जगहें तय हैं। औजार और भी बेहतर हो जाते हैं। पत्थर के और भी ज्यादा तेज धार वाले फलक, हड्डियों से बने औजार, यहां तक कि जमीन खोदने के औजार भी। पहली बार वे प्रकृति की हरकतों पर सिर्फ दी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं, वे प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं। और फिर सब कुछ फिर बदल जाता है। जासूस लौटते हैं, जख्मी, लेकिन जानवरों से नहीं, किसी और चीज से जो ज्यादा बुरी है। एक और कबीला, अलग, ज्यादा ताकतवर, निशानों से भरा, हथियारों से लैस। उन्हें इस नाम से जाना जाता है, ब्लड फैंग कबीला। और वे हम पर नजर रखे हुए थे। उस रात सरदार बोलता है, सालों पहले ब्लड फैंग ने हमला किया था। उन्होंने हमारे योद्धाओं को मार डाला, सबसे ताकतवर लोगों को उठा ले गए, कमजोरों को मरने के लिए छोड़ दिया। अरु की बहन उठा ली गई थी। आग की लपटें शांत हो जाती हैं। अरु के पंजे जमीन में गड़ जाते हैं, उसकी आवाज कांपती है। वे अब भी जिंदा हैं, कहीं ना कहीं। अब यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, यह बदला है। लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता, वह तैयारी करता है। हथियारों को बेहतर बनाया जाता है, भाले सटीक निशाने के लिए संतुलित किए जाते हैं, उन्हें एक साथ तालमेल बिठाकर फेंका जाता है। जानवरों की खाल से ढालें बनाई जाती हैं, योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें टुकड़ियों में बांटा जाता है। बच्चे दूर से हमला करना सीखते हैं। पत्थर फेंकना एक हुनर बन जाता है। फिर रणनीति, घात लगाकर हमला, इलाके का फायदा उठाना, संकेत, तालमेल। कबीला फिर बदल जाता है। सिर्फ जिंदा बचे लोग नहीं, सिर्फ शिकारी नहीं, एक सेना। वह दुश्मन का अध्ययन करता है। ब्लड फैंग सिर्फ ब्रूट फोर्स, जोर जबरदस्ती पर निर्भर रहता है। वे टूट पड़ते हैं, हावी हो जाते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए वह फैसला करता है, हम उनसे जानवरों की तरह नहीं लड़ेंगे, हम उन्हें इंसानों की तरह हराएंगे। योजना तय हो जाती है। उन्हें जंगल के एक संकरे रास्ते में फंसाना है, उनकी टुकड़ियों को अलग थलग करना है, दूर से किए गए हमलों से उन्हें कमजोर करना है और फिर सटीक वार करके उन्हें खत्म कर देना है। लड़ाई से ठीक पहले वाली रात अरु उसके पास बैठती है। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ खामोशी। वह उसके हाथ में कुछ रखती है, एक हार जो उसकी अपनी ही खाल से बना है। अगर मैं मारी जाऊं तो मुझे याद रखना। वह उसकी कलाई कसकर पकड़ लेता है, उसकी आवाज ठंडी, अडिग। नहीं, इस बार हम किसी को भी नहीं खोएंगे।
फिर दूर कहीं पेड़ों के बीच से दर्जनों चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ब्लड फैंग कबीला आ पहुंचा है। आग की लपटें तेज हो जाती हैं, भाले उठते हैं। पहला असली युद्ध शुरू होता है। और इस बार यह अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, यही वर्चस्व की लड़ाई है। सुबह होते ही जमीन कांपने लगती है, किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि एक लय में, व्यवस्थित ढंग से। जंगल के किनारे से वे दिखाई देते हैं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों। धातु की सभ्यता आखिरकार खुद को जाहिर करती है। कांसे जैसे कवच पहने सैनिक, ढालें, एक कतार में जुड़ी हुई, लंबे भाले, छोटी तलवारें और ऐसे झंडे जिन पर अनजान निशान बने हैं। वे दहाड़ते नहीं हैं, वे पागलों की तरह हमला नहीं करते। वे मार्च करते हैं लकड़ी की दीवार के ऊपर से। मुख्य पात्र उन्हें देखता है और पहली बार वह इसे महसूस करता है। यह एक असली सेना है। अरु अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। यहां तक कि सबसे ताकतवर योद्धा भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी सहज बुद्धि इस तरह के दुश्मन को समझ नहीं पाती। और उसी पल वह एक सच समझ जाता है, अगर वे आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो वे हार जाएंगे। इसलिए वह युद्ध का मैदान बदल देता है। बच्चों और जो लोग लड़ाई नहीं करते उन्हें जंगल के अंदरूनी हिस्सों में भेज दिया जाता है और सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया जाता है। खाने का भंडार अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया जाता है और कई जगहों पर छिपा दिया जाता है। जंगल खुद एक हथियार बन जाता है। रास्ते संकरे कर दिए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं और सावधानी से ढक दिए जाते हैं। और चुपचाप घात लगाने वाली जगहों पर तेज नुकीले खंभे लगा दिए जाते हैं। वह दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगा लेता है। एक व्यवस्थित सेना कतार बनाकर आगे बढ़ेगी, साफ रास्तों पर चलेगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचेगी। इसलिए वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सुरक्षित रास्ता देता है, एक जाल। सेना जंगल में प्रवेश करती है, धीरे धीरे, सावधानी से। जिस पल वे उस संकरे रास्ते से गुजरते हैं वह इशारा करता है। अंधेरे की ओट से भालों की बारिश होने लगती है। खनक, खनक, खनक। ढालें तुरंत ऊपर उठ जाती हैं। कई बार रोक दिए जाते हैं, लेकिन सभी नहीं। कुछ सैनिक जमीन पर गिर पड़ते हैं। सेना की कतार में हलचल मच जाती है। फिर जमीन उन्हें धोखा दे देती है। आगे की कतार के सैनिक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और गायब हो जाते हैं। उनके वजन से जमीन में बने गड्ढे धंस जाते हैं। उनके कवच के जोड़ों के बीच से नुकीले खंभे उनके शरीर में घुस जाते हैं। चीखें जंगल की हवा में गूंज उठती हैं। सेना रुक जाती है, हैरान परेशान, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उनका कमांडर अपना हाथ ऊपर उठाता है, इशारा करता है। वे खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेते हैं, बहुत तेजी से। भाले जमीन को टटोलते हैं, ढालें और मजबूती से पकड़ ली जाती हैं। उनके कदम धीमे और नपे तुले होते हैं। फिर वे हमला बोल देते हैं, पागलों की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित कतार में। वे जालों की पहली कतार को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और अब लड़ाई आमने सामने की हो जाती है। एक युवा योद्धा हिचकिचाता है, बस एक पल के लिए। एक तलवार बिजली की तरह चमकती है, साफ सुथरा वार, एकदम सटीक। वह जमीन पर गिर पड़ती है। पहली बार कबीला यह देख रहा है, उनके लोग जंगली जानवरों से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से मर रहे हैं जिस पर किसी का नियंत्रण है। कोई ठंडी बेजान चीज। हर तरफ दहशत फैल जाती है। अरु आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में आग जल रही है। वह इंतजार नहीं करती, वह आगे बढ़ती है, अंधाधुंध नहीं। वह अलग अलग कोणों से वार करती है, कवच के जोड़ों को निशाना बनाती है और गिरने से पहले ही पीछे हट जाती है। वह एक तूफान बन जाती है, लगातार, सटीक। एक सैनिक गिरता है, फिर दूसरा, लेकिन वह भी पूरी सेना की जमावट को नहीं तोड़ सकती। नायक ये साफ साफ देख लेता है, सिर्फ ताकत से जीत नहीं मिलेगी, बल्कि अफरा तफरी से मिलेगी। इसलिए वह सब कुछ बदल देता है। कबीला छोटे छोटे तेजी से आगे बढ़ने वाले दस्तों में बढ़ जाता है। हमला करो, पीछे हटो, जगह बदलो। वे कमजोर जगहों पर वार करते हैं, पिछली कतारों पर, रसद ले जाने वालों पर, अकेले पड़े सैनिकों पर। दबाव कभी कम नहीं होता। जंगल जीवंत हो उठता है, दुश्मन की जमावट में दरार पड़ने लगती है और फिर सब कुछ थम जाता है। पिछली कतार से एक अकेला व्यक्ति आगे बढ़ता है, विशाल, पूरी तरह कवच से ढका हुआ, शांत, सेनापति। वह अपना हथियार उठाता है, उसे आगे की ओर करता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, आगे बढ़ो। सेना फिर से उमड़ पड़ती है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज, ज्यादा आक्रामक। वह प्रकृति की किसी ताकत की तरह आगे बढ़ता है, जंगल को ऐसे चीरता हुआ जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। 3 योद्धा मिलकर उस पर हमला करते हैं। वे कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाते हैं। अब डर असलियत बन जाता है।
नायक समझ जाता है ये लड़ाई सेना को हराने की नहीं है, ये लड़ाई सेनापति को खत्म करने की है। इसलिए वह अपनी आखिरी योजना बनाता है। वह खुले मैदान में कदम रखता है, बिल्कुल अकेला। सेनापति उसे तुरंत देख लेता है, उनकी आंखें मिलती हैं। नायक मुड़ता है और दौड़ लगा देता है। पीछा शुरू हो जाता है। जंगल के गहरे भीतर पत्थरों के एक संकरे रास्ते में ऊपर छिपे हुए भाले, पत्थर और योद्धा खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। सेनापति अंदर दाखिल होता है। जाल बिछ चुका है, चट्टानें नीचे गिरती हैं, ऊपर से भाले बरसते हैं। वह ज्यादातर वारों को रोक लेता है, बाकियों से बच निकलता है। फिर भी वह खड़ा रहता है, उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर। तभी अरु आसमान से नीचे कूद पड़ती है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ गुस्सा। वे आपस में टकराते हैं, धातु बनाम सहज वृत्ति, अनुशासन बनाम विकास। ये लड़ाई बेहद क्रूर है। अरु ज्यादा तेज है, सेनापति ज्यादा ताकतवर है। हर हरकत तेज है, हर वार उसी पल की स्थिति के हिसाब से बदलता जाता है। उसे चोट लगती है, उसका खून बहने लगता है, वह उसे लगभग मार ही डालता है। और ठीक उसी एक पल में नायक कदम उठाता है, ताकत से नहीं बल्कि सही समय पर। वो भाला फेंकता है, शरीर पर नहीं बल्कि गर्दन के कवच में मौजूद खाली जगह पर। वो आर पार हो जाता है। अरु इसे देख लेती है, वो खाली जगह। वो आगे बढ़ती है, एक आखिरी वार। कमांडर गिर पड़ता है। खामोशी। सेना रुक जाती है। मेहता जा चुका है, कतारें टूट चुकी हैं। वे पीछे हट जाते हैं। पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बस पीछे धकेल दिए गए। रणभूमि शांत हो जाती है। हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हैं। सिर्फ दुश्मनों की नहीं बल्कि अपनों की भी। वो युवा प्रशिक्षु चला गया। कई योद्धा खो गए। यहां तक कि बिग फ्लावर भी बस किसी तरह जिंदा बचा है। अरु गिरे हुए लोगों के बीच चुपचाप बैठी है। नायक रणभूमि के उस पार देखता है। जीत तो मिली, पर साफ सुथरी नहीं, आसान नहीं। बस्ती में वापस आकर वे फिर से सब कुछ बनाते हैं, और भी मजबूत, और भी पक्के, पूरी तरह बदले हुए। कोई जश्न नहीं मनाया जाता, बस एक पक्का इरादा है। वो फिर से दीवार पर खड़ा होता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये काफी नहीं है, हमें कुछ ऐसा बनना होगा जिससे वे खौफ खाएं। अरु उसके बगल में खड़ी है, जख्मी, पर उसका हौसला टूटा नहीं है। वो पूछती है, अब हम क्या हैं? वो जवाब देता है, एकदम शांत और दृढ़ स्वर में, कोई कबीला नहीं, सिर्फ एक गांव नहीं, हम एक साम्राज्य की शुरुआत हैं। बहुत दूर किसी दूसरे शहर में यह खबर पहुंचती है कि सीमा पर तैनात सेना पीछे हट गई है। एक दूसरा कमांडर आगे आता है और मुस्कुराता है। दिलचस्प, क्योंकि यह युद्ध अभी तो बस शुरू ही हुआ है।